अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। नाजरीन, पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा निज़ाम की नाकामी का एतराफ़ किया और इस बयान से एक भूंचाल आ गया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो के हुकूमत को खबरदार करने पर राना सनाउल्लाह ने इस मामले को महज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से जोड़ा और उन्होंने कहा कि 10 अगस्त के बाद से उल्टी गिनती जाएगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंतहाई गैर संजीदा इल्ज़ाम संजीदगी से लगाए हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि बिलावल भुट्टो ने क्या पैगाम दिया और उस पर राना सनाउल्लाह ने क्या जवाब दिया। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो के इस पैगाम और वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी के एतराफ़ात के बाद अब PTI का मौक़िफ़ भी इस मामले पर आया। बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया है कि मोहसिन नकवी के बयान और हुकूमती इत्तेहादी की जानिब से वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा वज़ीर आज़म करार देने के बाद शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना चाहिए। नाजरीन, अब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के निज़ाम की नाकामी के बयान और के हवाले से पहले तो हमने देखा कि वफाकी वज़रा तंज और कुछ तावीलें पेश करके उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मगर अब राना सनाउल्लाह के मुताबिक इस मामले पर मियाँ नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को मज़ीद बयानबाजी से रोक दिया है। अलबत्ता द न्यूज़ के सहाफ़ी राना गुलाम कादिर की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तमाम वफाकी वजारतों से कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हम प्रोग्राम में ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या इन हालात में वाकई शहबाज हुकूमत के लिए कुछ संजीदा खतरा मौजूद है। दूसरी तरफ कल 5 अगस्त है और PTI और उनके इत्तेहाद की तरफ से पंजाब के अडियाला जेल में कैद इमरान खान की रिहाई के लिए पेशावर में जलसा होने जा रहा है, लेकिन इमरान खान की बहन अलीमा खान सिर्फ जलसा करने के हक में नहीं है। आज उन्होंने एक बार फिर सुहेल आफरीदी को मुखातिब करते हुए पैगाम दिया है कि उन्हें अब लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए। प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन हालात में PTI हुकूमत को कोई मौसर पैगाम या कोई टफ टाइम दे सकती है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है माहिर कानून फैसल चौधरी साहब को भी और सियासी अमूर के ऊपर बिलखुसूस हमारी इन पर आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, बिलावल भुट्टो साहब का बयान तो आपने सुन लिया, बड़ा एक ड्रामेटाइज करके उन्होंने इस बयान को पेश किया है और सोशल मीडिया पे भी हर तरफ तो गर्दिश कर रहा है। अब पहले वज़ीर दाखिला की तरफ से कहा गया कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया, फिर आपके इत्तेहादी पहले से ही कह रहे थे कि ये विफाक में भी धांधली ज़्यादा हुकूमत है और आज बिलावल साहब ने अब ये भी कह दिया कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मज़ीद भी किसी गवाही का आपको इंतज़ार है या हुकूमत वाकई को ख़तरा अब महसूस करने लगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्सा। कभी भी कोई भी धांधली का इल्ज़ाम अगर कोई लगाए तो उसके लिए मुनासिब फोरम्स मौजूद होते हैं और उन फोरम्स पर जाकर जो है तो वहाँ पर उसको उठाया जाता है और केस लड़ा जाता है, फिर साबित करना होता है। अगर इन बातों में कोई हकीकत होती, कोई सच्चाई होती तो ये तो PTI कब का साबित कर चुका होता, कब हो चुकी होती, लेकिन ऐसा सच कुछ है नहीं। सिंस अब रह जाती है पॉलिटिक्स, और वो पॉलिटिक्स जिसको नैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, बयानिए की सियासत, किसी को बदनाम करना, किसी को नेकनाम करना, किसी के नंबर कम करना, किसी के नंबर बढ़ा देना, किसी का कद काट अपनी बातों से कम करना, शोहरत को खराब करना, किसी की शोहरत अपनी बातों से ऊपर उठाना। दिस इज व्हाट PTI वर डूइंग इन द पास्ट, but this is something very amazing कि this time even Bilawal साहब started this practice, और इसको मैलिफाइड प्रैक्टिस कहते हैं। हाँ, वो टिकटॉक वाला जो सिर्फ बिलावल साहब तो नहीं ना, हुकूमत में शामिल शख्सियत की तरफ से इतना बड़ा स्टेटमेंट आना कि ये कोलैप्स कर गया निजाम, तो बिलावल साहब क्यों ना इसके ऊपर बात करें। मैं आता हूँ, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। बिलावल साहब की वीडियो मैंने देखी, यकीन करें मैंने एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार देखी, फिर मुझे फील हुआ कि मुझे 2-4 बार डर नहीं महसूस हुआ आपको वीडियो से? डर मुझे कोई महसूस नहीं हुआ, एंजॉय मैंने बहुत किया। क्या वो डर, आपकी हंसी बता रही है कि जिस तरह मैंने एंजॉय की है, अब्सा कोमल इसी तरह आपने भी। मैं फैसल साहब की तरफ जाती हूँ अगर आपकी इजाजत हो। बिलावल साहब चलिए मुकम्मल कर लिया, थोड़ा सा रुकिए। उसमें उनकी जो वीडियो वो टिकटॉक मैं उनको बताता हूँ कि उन्होंने एक्टिंग बड़ी अच्छी की है, बहुत अच्छी की है, बड़े अच्छे लगे मुझे। लेकिन जहां तक गिनती की बात है तो जिस दिन वजीर आजम हलफ उठा लेता है, हुकूमत की गिनती उल्टू शुरू हो जाती है। और इस गिनती को गिनकर जब इनकी वीडियो में देख रहा था तो मैं गिन रहा था, उसमें 2 साल और 7 महीने रहते हैं। तो तब तक बिलावल साहब आप टिकटॉक करते रहे या पिंग पोंग करते रहे,
मर्जी आपकी है, साथ चलते हैं अब दूर चलते हैं। जब मैं फैसल साहब की तरफ अब तो चले, अब फैसल साहब चले, बड़ा इम्प्रोवाइज करके बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है, हमें गैर मामूली लगता है क्योंकि हमारे यहाँ तो एक अंदाज एक और ही होता है, संजीदा अंदाज होता है सियासतदानों की बात करने का। लेकिन माहौल के हिसाब से बिलावल साहब का ये बयान आप समझते हैं कि जब नकवी साहब का ये बयान आया तो एक माहौल बन गया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा तो कहीं ना कहीं मौजूद है, या फिर आप समझते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम जिसको खुद ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम की एक बेहतरीन पेशकश है, उसको फ़िलहाल अभी कोई ख़तरा नहीं? देखिए, क्रैक्स तो आ गए हैं और ये मजीद वाइडन होंगे। ये जो पब्लिकली की जा रही है, ये अपना उतार चढ़ाव आपने भी रिपोर्ट किए हैं, हमने तो देखे हैं, हम बहुत ज़्यादा हिस्सा रहे हैं बचपन से इन चीज़ों का। ये जो पब्लिक चीज़ें होती हैं ये तब होती हैं जब मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाए। अगर कंट्रोल में हो तो ये कभी बाहर नहीं आती, छोटी मोटी जो है वो तो होती रहती है। अब ये इसको जितना भी इख्तियार भाई या इनके जो दूसरे दोस्त हैं वो इतना लाइट इसको समझें, इतना लाइट है नहीं। और यकीन करें कि जब रेत सिरकती है हुकूमत के पैरों के नीचे से, तो पता तब लगता है जब आप घुटनों से भी ऊपर धंस चुके होते हैं और फिर आपके पास और डूबने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। पीपल्स पार्टी को जो ये न्यू लीग को शायद उसके ऊपर जो प्रपोजल है उसके ऊपर इतना ज्यादा वरी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है कराची के मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। वो तो नहरों वाला मामला जो है वो नहीं आप पूरा कर सके, तमाम तर माइट के अलावा वहाँ पे कौम प्रस्तों ने वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया है और पीपल्स पार्टी से मुखालफत सियासी तौर पे अपनी जगह पे है, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो स्टेक होल्डर नहीं। वो सिंध की रिप्रेजेंटेटिव जमात है और बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, लिहाजा जो प्रोविंसेस तो बनने चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। फैसल साहब, आपने नेशनल डायलॉग कमेटी के फोरम से भी इसके ऊपर इस बात पे तो इत्तेफाक किया, जो इंतजामी यूनिट्स की बात है उस तरफ आने से पहले मोहसिन नकवी साहब ने जिस निज़ाम की नाकामी का एतराफ़ किया, क्या वो एक हाइब्रिड निज़ाम नहीं है जिसकी नाकामी का एतराफ़ उनकी तरफ से किया गया है? तो इस पे तो कोई क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आज जो निज़ाम है उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून को तो कसूरवार करार दिया जा सकता है, सिर्फ सिविल साइड को के ऊपर ही तमाम ये मलबा है जो मोहसिन नकवी साहब का बयान है। इसके ऊपर कोई आपकी नज़र में इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस बयान की? देखिए, बड़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ना जी। अब इसमें हमें इफ्स एंड बट्स ढूंढने की, जब आपके अपने वजीर, एक नहीं 3 वजीर के जो है आपके सिस्टम जिसमें वो काम कर रहे हैं उसके कोलैप्स होने की नवीद दे रहे हैं, तो इस पे फिर इफ्स एंड बट्स तो नहीं लगते। ज़ाहिर है 5वां बजट है जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया है और ओवरऑल मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का कोई 40 साल से इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार रहे हैं और उसके अलावा भी अगर ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात तो एक ग्राउंड रियलिटी यही तो है यानी हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हुआ। फैसल साहब, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं? नहीं, हाइब्रिड निज़ाम नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा हुआ है और फिर इससे पहले बतौर ऑपोजिशन पीटीआई पे भी यही तंज करते थे मुस्लिम लीग नून। मैं देखिए ख्वाजा आसिफ साहब को ना तो चांकिया समझता हूँ, ना मैकेवली समझता हूँ, ना मैं उनको कोई सियासी मुदब्बर समझता हूँ। रिफ्रेज कर दूंगी फिर सवाल को। अगर आप मैं फिर एक बात कहती हूँ, ख्वाजा साहब के स्टेटमेंट को एक तरफ रखते हुए, आज जो सेटअप है उसमें वजीर दाखिला को मुस्लिम लीग नून के सियासतदान तो है नहीं, मोहसिन नकवी साहब, हमारे सिफारती मामलात हों या दीगर तमाम चीज़ें, बल्कि पिछले दिनों तो ये भी खबर आई कि पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से भी सिर्फ सिविलियन हुकूमत नहीं बल्कि वो समझते हैं कि दोनों को इदारों को भी साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना होगा। तो ये जो यकजा हो के पूरे सिस्टम को चलाया जा रहा था और क्लेम किया जा रहा था कि ये बड़ा कामयाब है, ये उसकी नाकामी का एतराफ़ है वज़ीर दाखिला की तरफ से? नहीं, देखें, अगर आप इसके अब खुल के बात करते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो काम किया है, जो अस्करी डिप्लोमेसी हुई है, चाहे वो इंडिया वॉर हो या ईरान अमेरिका इसराइल वॉर हो, उसमें तो उन्होंने डिलीवर किया है। ये उनका एक पोर्टफोलियो था, या वहाँ पे वो उन्होंने आके जो गल्फ में भी एक अपना रोल अदा किया। अब जो लोकल डिलीवरी है, इतनी ज़्यादा सपोर्ट के बावजूद अगर नहीं हो रही, तो फिर आप ये तो जैसे आपने खुद कहा कि वो जिनके नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने ये पैगाम दिया है कि भाई हम आपकी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हम प्लेट में ला के सब कुछ रख के दे रहे हैं, आपसे फिर भी डिलीवर नहीं हो रहा। पोलिटिकली आप बयानिया नहीं बना सके, इमरान खान का जीरो नहीं कर सके। आप पीपल्स पार्टी के इन बयानात के बाद के धांधली ज़्यादा वज़ीर आज़म है, अगर कोई 1% भी अखलाकियात हो किसी में, तो वो तो इस ओहदे पे कायम नहीं रहना चाहिए। तो गुजारिश ये है कि ये चीज़ें जो हैं, अब लोग पहले कहते थे, अब इत्तेहादी भी कहते हैं, ये एक हाउस ऑफ कार्ड्स है जिसमें कार्ड सिरकने शुरू हो गए हैं।
तो जल्दी आप देखेंगे कि ये कोलैप्स कर जाएगा। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इख्तियार साहब, आप लोगों ने इस पैगाम को इस अंदाज में ही लिया क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने अपने बयान में कहा कि एक कुछ प्लेट में रख कर ला रहा है। सो आप लोग ये समझते हैं कि ये एक पैगाम इस हवाले से है कि जो निज़ाम शहबाज शरीफ साहब की काबीना के अंडर चल रहा है उसकी नाकामी की ये बात है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से ये खबर है कि वो तमाम वजारतों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, लेकिन बहुत देर नहीं होगी। और आप लोगों का वजारत दाखिला की कारकर्दगी के हवाले से क्या ओपिनियन है? देखिए, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि इस वजीर आजम ने तमाम वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो तलब कर रखी है और वो साथ साथ देख रहे हैं। हुकूमत की कंट्रीब्यूशन जो है ना, अगर वो किसी को नज़र नहीं आती है तो सबसे पहली कंट्रीब्यूशन और सबसे बड़ा जो मारिका है वो यही है कि हुकूमत ने एक टूटते और दिवालिया होते, डिफॉल्ट होते हुए मुल्क को बचाया। इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? वरना फैसल भाई की जो पार्टी के लीडर हैं वो तो मुल्क के टूटने फूटने की ऐलान भी कर चुके थे। ये 3 टुकड़े होने लगा है पाकिस्तान। इख्तियार भाई अपनी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी भाईजान फैसल साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हौसला करें। ये वजाहत के लिए नहीं, इनको करना चाहिए। वैसे तो आगे मैं अगर चलूं तो देखें, फौज तो यही फौज थी, लेकिन जब इमरान खान के दौर में इस फौज, जब इंडिया ने हमला किया तो उस वक्त फौज का क्या रिएक्शन था, और जब शहबाज शरीफ वजीर आजम थे उस वक्त जब इंडिया ने हमला किया फिर क्या रिएक्शन था। सो सिविलियन गवर्नमेंट को हम फौरन कट डाउन करके ना उसको क्रेडिट देने में ये कंजूसी, ये इंतहाई बुखल है, ये इंतहाई बदनीयती है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कभी भी, मतलब नवाज शरीफ एटमी धमाके करके भी वो पॉपुलर नहीं है, वो अच्छा लीडर नहीं है। इस मुल्क में 3000 तकरीबन किलोमीटर की मोटरवे बना के भी उसने कुछ नहीं किया, उसने एयरपोर्ट्स बना के कुछ नहीं किया, अस्पताल बना के कुछ नहीं किया, IMF को गुड बाय कहकर कुछ नहीं किया। लेकिन हम रोज उस पर कीचड़ उछालेंगे, रोज उसकी पगड़ी उछालेंगे। ये पॉलिटिकल लोगों के साथ ये हम उनको वो करते हैं, रिगार्ड देते हैं और रिवार्ड देते हैं। ये तरीका गलत है, ये अप्रोच गलत है। मैं आपको बता देता हूं कि आगे मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा, सिस्टम कोलैप्स नहीं है। सिस्टम जब कोलैप्स होता है ना तो फिर कोई वजीर रहता नहीं है, फिर काबीना रहती नहीं है। फिर जिस तरह यहाँ पे ये ट्रैफिक रवा दवा है ना, ये ऐसे नहीं रहती। अल्लाह माफी दे, अल्लाह बचाए, कोलैप्स कुछ और चीज होती है। वजारत दाखिला की कारकर्दगी पे कुछ नहीं कहा आपने इख्तियार साहब। मैं आपने खुद ही पहले कह दिया, हमें हमारे लीडर ने नवाज शरीफ साहब की जानिब से मैसेज आ चुका है, हम ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन वजारत दाखिला की कारकर्दगी पे मैं क्या बात करूं? वो तो अगर लेट्स सपोज मैं किसी महकमे का वजीर हूं और मैं कहूं कि ये खराब, वो खराब, फला खराब, सारा निज़ाम खराब है, लोगों के जहन में ऑटोमेटिकली ये बात उठती है कि यार तेरी अपनी वजारत के क्या हाल है। तो ये फैसल साहब आपके जहन में नहीं सवाल उठता कि वजीर दाखिला जो बात करें उनकी अपनी कारकर्दगी का क्या अहवाल है? पाकिस्तान की इंटरनली अगर हम देखें कि जो सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से भी रही, फिर ख्वाजा आसिफ साहब तो उनको क्रिकेट टीम के हवाले से भी तंज कर रहे थे। सो ये इसके ऊपर आपका फैसल साहब इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी तो किसी वजारत की भी ले लें, आप वजारत उज़्मा की ले लें, इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ले लें, अब अंदाज़ा लगाएं कि आज जुलाई है और मई के बाद आप गंदम जो है वो इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। यानी आपने पिछले साल गंदम पैसे जिम्मेदारों को नहीं दी और आप इंपोर्ट डॉलर्स जो हैं वो बाहर देंगे। तो इस हुकूमत की कौन सी हम ऐसी चीज है जिसको आप मुझे बता दें कि कोई ऐसी चीज हो जिसको आप सेटिस्फैक्टरी करार दे सकते हैं? मेरा सवाल तो उन वजीर की वजारत के हवाले से था जिन्होंने पूरे निजाम को नाकाम करार दिया। आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं एग्री कि उनकी कौन सा, उन्होंने भी कोई तीर तो नहीं मारा हुआ ना जी अपनी वजारत में। तो इशू ये है कि ये जो कैबिनेट और वजीर आजम होते हैं, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन
बिलीव करते हैं ना जी। फिर तासुर तो ये भी Constitution जाता है ना कि जो कारकर्दगी ना दिखा सके वो कहे पूरा निजाम ही गलत है। ये फैसल साहब, ये इसके ऊपर एक एतराज उठ रहा है। देखिए, इस पे तो फिर वज़ीर आज़म को एक्शन लेना चाहिए। ये तो ये कह रहे हैं जी आपने बात का जवाब नहीं देना। मियां इनके साहब मुंह ने में तो अहकामात गोली दे दिए डाल कि के इस बात का जवाब ही नहीं देना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब एक बात और मैं बताइए। ये कह रहा हूँ जी, तो फिर ये अपना अपना बताए ना जी। इट्स देयर होम, ठीक है। इट्स देयर सी टू क्लीन। कोई तीसरा आके क्यों इनकी बात करेगा? ये जवाब दें ना अख्तार भाई को। इन्होंने कहा जी सारे को जी आपने जवाब नहीं देना। जवाब नहीं देना तो फिर आप तस्लीम कर रहे हैं। आपके पास जवाब है ही कोई नहीं तो आपने देना क्या है? चले जो जवाब देने थे ख्वाजा आसिफ साहब वो जवाब तो कंधों पेश पे चढ़े हुए हैं। कर मेहनत चुके भी थे। कर लेंगे। और उन्होंने आंखें निकाली। तो आपकी जवाब जरूरत जो नहीं है है जवाब देने की। नहीं, बस आप छोड़े ना। आपकी शरारत में छोड़ हमने देते आना हैं। नहीं है। आपकी शरारत पे नहीं आना हमने। ना 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 ना, आप अपनी शरारत में, हमारी शरारत में ना है। आप अपने ही कामों के नीचे आए हुए हैं। आप जो साजिश करना चाहते हैं ना तो वो हम नहीं करेंगे। हमारा सर आप अपने घर का बोझ मामला तले हम क्लैप्स कर चुके हम हैं। देख लेंगे। मान ले सर हम भाई, देख आप लेंगे। अपने हम देख लेंगे भाईजान, हम नाकामियों के देख बोझ लेंगे। तले क्लैप्स कर हमारा दिए। मसला है, हमारा मसला है हमारे घर का है। हम देख लेंगे, आप रहने दें। चले आप अच्छा, इख्तियार अभी घर साहब, के हो गए? अभी घर के हो गए? जी इख्तियार साहब, ये तो हाँ, हमने घर की हमेशा देखा लड़ाई है। है। हुकूमत घर की एक लड़ाई है, डिनाइल मोड तो इसीलिए रहता है। बोला गया है कि रुक जाइए। एक डिनाइल घर मोड की भी रहता लड़ाई है। अपने आप को कॉन्फिडेंट आज दिखाने की भी देखिए- कोशिश की जाती है और फिर कुछ मालूम नहीं होता, रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन मैं पहले इख्तियार साहब आपसे, बैरिस्टर गौहर साहब का आज एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया पीटीआई का। वो ये कहते हैं कि जब बिलावल साहब भी कहें कि आप फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं और फिर उसके बाद आपको आपकी कैबिनेट से भी आवाज़ उठ जाए कि आपका निज़ाम कोलैप्स है, तो आपको एतमाद का वोट लेना होगा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा। बैरिस्टर गौहर साहब वो जो पीटीआई के आधे चेयरमैन है, आधे नहीं है, आप उनकी बात कर रही हैं। अब आप उनको जो भी बयान करें, होता तो उनके पास चेयरमैन का ही है। कौन मानता है उनको? अलीमा खान मानती है, अपोजिशन लीडर मानता है, सुहेल अफरीदी मानता है, कोई नहीं मानता। छोड़े जी, उनकी बात ऐसी है कि बिलावल साहब का फार्म 47 मीन वो कहना चाहते हैं कि जाली मैंडेट। ये ताना उन्होंने हमसे पहले प्रेसिडेंट हाउस को दिया है, ये उन्होंने अपने वालिद साहब को दिया है। हमारे वोटों से, हमारी सपोर्ट से वो प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। चेयरमैन सेनेट को दिया है। वो जो गवर्नर बैठे हुए हैं लाहौर में, पिशावर में, वो जो सीएम हमारी सपोर्ट से बने हुए हैं बलूचिस्तान के, उनको दिया हुआ है। डेप्यूटी स्पीकर को दिया हुआ है। इतने सारे ओहदे लेके रखे हुए हैं जो इन्हीं सपोर्ट से और इन्हीं वोटों से वो बने हैं। तो बिलावल साहब को पता नहीं क्या वो क्या करना चाहते हैं। वो अपने लोगों पे तब राजा पोरस वाले हाथी जो है वो भी ऐसा ही करते थे, मुड़ के आते थे और अपने फौजियों को कुचल देते थे। तो बिलावल साहब आजकल राजा पोरस बने हुए हैं। उनको चाहिए कि अपने उस पे जरा थोड़ी सी नजरसानी करें। ये चीजें जिस तरह वो चाहते हैं इस तरह नहीं होगा। आज तो मैं सुबह देख रहा था कि कोई नजूमी बता रहा था कि जब तक शादी नहीं होगी तो बिलावल साहब की जो है तो वजीर आजम बनना मुझे कहीं नजर नहीं आता। मैं कहा इससे पहले भी एक अनट्रेंड बंदे को लाया गया था, 2018 में वजीर आजम नहीं बना था, तो उसने मुल्क का क्या कर दिया। ये मुल्क इस वक्त किसी अब इन तजर्बे तमाम बातों के की लिए हमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ज़रूर जानना पड़ेगा। तो कादिर खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर साहब, इख्तियार वली साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। एक तो उन्होंने ये भी एतराज़ किया है कि फॉर्म 47 अगर आप प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं तो फिर जो वो ये ताना बिलावल साहब का उनके वालिद साहब सदर मुमलिकत की तरफ भी जाता है, तमाम गवर्नर्स की तरफ भी जाता है। हमारी सपोर्ट के साथ ये ओहदे मिले हुए हैं। इस पर भी आप रिस्पॉन्ड करें। और जो बिलावल साहब ने वीडियो स्टेटमेंट जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है शहबाज हुकूमत की, तो क्यों आपको ऐसा लगता है? यहाँ पर तो वो बिजनेस एज यूजुअल चला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो तमाम विफाकी वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है। अच्छा, ये बिलावल साहब के टिक टॉक ये इनकी जहनों पे जो ना तीर जो ना बरसा रहा है। ये नफसाती वार है इनके ऊपर। तो ये बाद में भी इनको बिलावल साहब का टिक टॉक नजर आएगा, सुनता रहेगा। दूसरी बात ये कि जिस नजूमी को ये बिलावल साहब के बारे में पूछ रहे, उस नजूमी को नवाज शरीफ साहब को भी ले जाओ कि उसकी किस्मत में है वज़ीर आज़म क्यों नहीं लिखा है। वो बेचारा तो कश्मीर में भी रो रहा है कि मुझे यहाँ कहीं बना दो कम से कम। दरअसल में वो इशारा दे रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाओ, वहाँ का तो एमएलए है ही नहीं है। और फिर जब ये हमारे सदर और उसको करें, साहब ने तो बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा है कि ये फॉर्म 47 की वज़ीर आज़म है, फॉर्म 47 की वज़ीर आला है, लिहाजा मैं इसको लेजिटिमेट यानी जायज़ समझता नहीं हूँ, इस वजह काबीना में शामिल नहीं हुआ।
तो भी आपका फर्ज है कि आप साबित करते कि आप 2 नंबर तरीके से वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, आप एतमाद को वोट ले ले। वैसे ही आपने इधर उधर से सारी सीटें जो ना वो बटोर लिए माशाल्लाह से सीसीडी की मदद से और इलेक्शन कमीशन की मदद से, तो एतमाद का ले ले। और फिर जो आप हमें गवर्नरों का वो दे रहे, आपके पास इख्तियार है, आज आप गवर्नर खत्म करें, एक ऑर्डर पे वज़ीर-ए-आज़म खत्म कर सकता है। मगर सदर के लिए और डिप्टी स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो कर सकते हो तो वो करके दिखाओ, वो आपके ऊपर इख्तियार है। जब टिकटॉक हमने कह दिए तो जो ना वो तो लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 10 तारीख को इलेक्शन का आखिरी फेज होगा, उसके बाद कोई तमाम जो गिनती है वो सीधी हो जाएगी। तो वो तो महदूद रख रहे हैं हर बात को आप लोगों के साथ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तक। आप किस चीज़ के खतरा इनको बता रहे हैं, किसके हवाले से बता रहे हैं? देखिए, बिलावल राना सनाउल्लाह साहब ने जो 10 सीटें अपनी जेब में लेके रखे हुए थे पंजाब में, वो तो कल निकल आए, परसों निकल आए, और ये तो उसकी वीडियो बयान है, कोई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। और फिर जिस शख्स जिसको वजीर दिफा कहते हैं, हिंदुस्तान की जंग में तो कहीं नजर नहीं आया, न जाने कहाँ पे वो नहर में नहा रहा था बेचारा। तो सारी दुनिया में सफारतकारी तो बिलावल साहब कर रहे थे, चाहे वो ऐसे वजीर खारजा की हैसियत से, वजीर दिफा की हैसियत से, वजीर इतलाक की हैसियत से, वो तो बिलावल साहब कर रहे थे। लेकिन फिर हमने 5 जंगें लड़ी है कश्मीर के लिए, हमने शहादतें दी, हमारे अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे सिविलियन ने, हमारे कबायली रहनुमाओं ने। और आप कहते हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं रावला कोट, आप ये इनकी जो डोमिसाइल है साहब, आज पीटीआई ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट लें, आप भी इंडोर्स कर रहे हैं उनके इस बयान को? मैं तो आपके बयान से पहले कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद को वोट ले ले। तो फिर अब आप इत्तेहाद से अलग हो गए। जब बिलावल साहब कह रहे कि आप फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म हो और लेजिटिमेट नहीं हो, इस वजह से मैं आपको काबीना में शामिल नहीं हो रहा, और मैं आपको बोल रहा हूँ 2 नंबर तरीके से आप बने हो, तो ये मेरे अल्फाज है कि 2 नंबर क्यों बैठे। मैं फैसल चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। कर रहे तो आप जाके एतमाद का वोट ले ले, और नहीं तो ये पीटीआई मूव कर देगी, फिर आप देखेंगे पीपल्स पार्टी आपको वोट देगी कि नहीं देगी। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। फैसल चौधरी साहब, ये कितनी सीरियस लड़ाई है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त हो रही है? अब आपने देखा हर तरह की बयानबाजी तो कम से कम हमारे टॉक शो की हद तक भी हुई है। ये संजीदा है, ये आज़ाद कश्मीर की हद तक है, या फिर ये एतमाद का वोट लेने की जो बात करें, पीपल्स पार्टी को फिर ज़्यादा असूली पोजीशन अपनानी चाहिए, से अलग होके ये मुतालबा करना चाहिए? ये डेफिनेटली ये इत्तेहाद से अलहदा होकर मुतालबा तो देखें ना, तभी वजन बनता है ना जी। लेकिन गुजारिश ये है कि जो इस वक्त मौजूदा हालात है ना जी, सूबे देखें, सूबों की जो तजवीज़ है वो बनने हैं, और पीपल्स पार्टी के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो एग्री करें इसके ऊपर। ये पीपल्स पार्टी के लिए डू और डाई की सिचुएशन बनी हुई है, जैसे मैंने अर्ज किया ना। और नून लीग के लिए भी इतनी आसान नहीं है, वो सिर्फ लाहौर के ऊपर तो नहीं बैठ सकते ना जी। सूबा बहुत बड़ा है पंजाब, ज़रूरत बलूचिस्तान में भी है, बाकी KP में भी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से बनते ही है। ये कौन सा कोई तारीखी हकीकतें हैं जो बदली नहीं जा सकती। लेकिन गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए सारी, या तो फिर ऑप्शंस तो 2 ही है ना जी टेबल पे अब साहब, या आप सूबे बनाएं, नहीं तो फिर घर जाएं। तो अब इसके ऊपर जो है तीसरी ऑप्शन तो है कोई नहीं। कंसेंसस से बन सकते हैं ये, माजरत के साथ सर पे बंदूक रख के तो सियासतदानों से इस तरह बड़ा एक तरमीम या एक फैसला तो नहीं करवाया जा सकता। फैसल साहब, इस पे बिल्कुल दुरुस्त बात है, कंसेंसस होना चाहिए। पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कादर मंदोखेल के ज्वाइन होने से पहले भी आपको कह रहा था कि सिंध की बहुत बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान में जमात है, GB में भी उनकी हुकूमत है, जैसे भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंसेंसस के साथ होनी चाहिए, और इस कंसेंसस में ज़ाहिर इमरान खान साहब को भी शामिल होना चाहिए। और इसीलिए जो है वो हम कल पिटीशन फाइल कर रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए, NDC के जो जोमा है मंदोखेल साहब, मंदोखेल साहब कुछ ऐड करना है? मंदोखेल साहब भी शामिल किया जाए। बड़े फैसल साहब का कहते हैं सूबे बनाएं या घर जाएं, तो आप लोगों के लिए भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पीपल्स पार्टी इसको माशाल्लाह से फैसल भाई मेरे बेटी भाई ये सीनियर कानूनदान है, और उनको अच्छी तरह कानून का पता है। कानून आइन क्या कहता है, यानी आइन का आर्टिकल 239 सब क्लास 1 और 4 क्या कहता है? वो ये कहता है कि जिस सूबे में आपने मजीद सूबे बनाने, वहां से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास हो, फिर नेशनल असेंबली और सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी से तरामीम हो,
ये करारदाद ऑलरेडी पंजाब में पास हो चुकी है, जनूबी पंजाब के लिए। ये करारदाद ऑलरेडी पुख्तनख्वा असम्बली में पास हो चुकी है हज़ारा सूबे के लिए। तो जिस सूबे में करारदाद पास हो चुकी है उस पर कोई बात नहीं करनी है। जिस सूबे में आपका एक एमपी ने नून लेकर वहां भी बना लो सूबा, कैसे बनाएंगे? 1.5 करोड़ पश्तून रहते हैं कराची शहर में। ये चंद मुखबरों को जो 2 नंबर से आया है फॉर्म 47 के जरिए, इनकी मुतालबा जो हमेशा अफरा तफरी और नफरत की सियासत के, आप देख रहे कल एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान ली उन्होंने। तो ये इनकी बातों की कोई औकात नहीं है। या कोई लाहौर से कोई मुखबर खास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या कोई इस्लामाबाद से कर ले, तो इनकी कोई औकात नहीं है। मैं कानून का तालिब इल्म, आइन का तालिब इल्म, मैं तो जो आइन और कानून में लिखा है वो आपको मैंने बता दिया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो फैसल चौधरी साहब फैसल साहब से एक और बात भी इसके साथ साथ पूछती हूँ। फैसल साहब, ये बात, दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन कहा कि पूरी दुनिया में जमहूरियत के और भी निज़ाम मौजूद हैं, इसी तरह की जमहूरियत नहीं जिसको हम घसीटते आ रहे हैं। इससे वो बयान से उनको क्या मुराद ली जाए? यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है पाकिस्तान में, उसके ऊपर शब-खून भी मारा गया, क्या कुछ होता रहा वो तो हम सबको मालूम है। वो किसी सदारती निज़ाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, और कौन सा निज़ाम पाकिस्तान में लागू हो सकता है जमहूरियत का? देखिए, सदारती निज़ाम लाने के लिए ज़रूरी है ना कि पहले छोटे यूनिट्स हों, वरना तो पहले पंजाब से बहुत शिकायत है बाकी सूबों को जो है वो। इसलिए जो डिवाइड है, अगर आपके सारे जो यूनिट्स हैं छोटे रीजनेबली अगर होंगे तो फिर ही आप एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला सकते हैं ना। वरना तो ये जो पार्लिमानी निज़ाम इस वक्त मौजूद है जैसा भी है, 73 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान को संभाला तो हुआ है। पाकिस्तान में एक गवर्नेंस का एक फेज तो है ना ये चीज़। तो अब ये बिल्कुल बात यही है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो कादर मंदो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में तो यही चाहिए। तो जब तक कंसेंसस नहीं होगा तो आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट भी जो है वो भी इफेक्टिव नहीं है, और गवर्नेंस के जो मौजूदा मसाइल है वो तब तक हल नहीं हो सकते जब तक आप बहुत छोटे यूनिट नहीं बनाएंगे। पीटीआई और इमरान खान साहब इमरान खान साहब ने हमेशा इनकी फेवर की है। उनका एक बाकायदा इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशंस भी होती रही। आई नो फॉर द फैक्ट कि वो इसके हक में। तो इस चीज़ को लेके आगे लेके जाना के लिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो इनिशिएट होना चाहिए। लोगों को ऑन बोर्ड लें, आप पार्टियों को ऑन बोर्ड लें, जो पार्लियामेंट से बाहर है उनको भी ऑन बोर्ड। ठीक है, मैं फैसल साहब आपसे पीटीआई के हवाले से बात करूंगी। जो भी आपने बात की इस पे कादिर साहब आपका क्विक रिस्पांस। सभी ऑन बोर्ड होते हैं, जो भी इनिशिएट करे, सियासतदान करें या ऐसे रैंडमली भी ये बात जिस तरह हो चुकी है, एक तो बहस तो छिड़ गई है इसके ऊपर, तब पीपल्स पार्टी इस हद तक तो राजी होगी कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, बातचीत और कंसेंसस बिल्डिंग अगर हो जाती है तो एतराज़ नहीं। अफसर देखिए मेरी बात सुनो, डिबेट आप किस पे चीज पे करना चाह रहे हो? कोई नई तरमीम आती है तो उस पर जरूर डिबेट होना चाहिए। और आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 28वीं होगी, 1028वीं भी आ सकता है, ये तो आइन में लिखा हुआ है। लेकिन फिर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुखबरों के जरिए इस तरह अफरा तफरी और इंतशार फैलाना, ये इसका क्या मतलब है? आपको पता है या सिंध में सिंधु देश का जो ना कितना जोर शोर से यहाँ पे तहरीक चला। पीपल्स पार्टी ने जो ना वो कहा है ना कि पाकिस्तान कपे, आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि खुदारा आपने नेहरू के हवाले से जो बात की, फिर आपने देखा कि पूरा सिंध कैसे खड़ा हो गया। जो आइन में लिखा हुआ, या तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी से आप पास कर ले आइन, हमें भी मानना पड़ेगा, बाकी भी मान ले। जब आइन में एक चीज क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको उसी असेंबली से करारदाद पास करनी है और आपका एक एमपी नहीं, चलो ये जो मुखबर 2 नंबर से आए हुए हैं इसको फॉर्म 47 के, ये कर ले, एक करारदाद नहीं है और 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ले और करारदाद पास कर ले। फिर कौमी असेंबली में करारदाद पास कर लेना, नई तरमीम लेकर आना और उसको आप सबसे पास करवा लेना भी कोई अनहोनी बात नजर नहीं आती। बहुत एतराज़ात रहे जिन तरमीम ने हमारे निज़ाम इंसाफ के पूरे खदोखाल को तब्दील कर दिया, आप सब ने उसको सपोर्ट भी किया, जो एक अनहोनी लगती थी वो पास भी हो गई। तो फैसल साहब, अब क्लोजिंग कमेंट पीटीआई के हवाले से। कल पीटीआई और उनके इत्तेहादी जलसा करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में, और इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने एक बार फिर ये बात कह दी है कि जलसा नहीं बल्कि अब सोहेल आफरीदी साहब को लॉन्ग मार्च की कॉल दे देनी चाहिए। आप समझते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद जब एक दूसरे से झगड़ रहा है, नकवी साहब भी इस किस्म के इशारे दे रहे हैं, तो ये मौका है पीटीआई के लिए और कोई मौसर कर एहतजाज हो सकता है? देखिए, पीटीआई का हक है कि वो अपने लीडर के गिरफ्तारी के जो इलीगल गिरफ्तारी है, मैं उसको लीगल नहीं मानता, उसके खिलाफ वो एक पुरअमन जलसा भी करें, एहतजाज भी करें, ये उनका आइनी और कानूनी हक। जहाँ तक बात लॉन्ग मार्च की कॉल देने की, उसका जो अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आप देखें, मैं नहीं समझता कि इट्स अ गुड टाइम फॉर दैट।
एक तो लोगों में कोई इस वक्त खासकर पंजाब में या मुल्हका इलाकों में इतना कोई आप फरवर नहीं है, लोग इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है वो सियासत करने का वक्त है, लड़ाई करने का वक्त नहीं है। हमेशा लड़ाई के लिए गलत वक्त चूज करना की वजह से इमरान खान साहब अभी जो है वो जेल में हैं। तो बेहतर यही है पीटीआई के लिए और कि वो जल्द से जल्द करें, अपने मुतालबात रखें और उसके बाद सियासी तौर पे इस मामला को आगे करें, क्योंकि सियासत होगी तो खान साहब बाहर आ सकेंगे, वरना नहीं आ सकेंगे। ये बाकी जो है इफ्स एंड बट्स, ये जो जी बंदे निकल आए कि ये करेंगे करेंगे, ये आज का नहीं है, इनका पुराना आइडिया है और कभी भी ये कामयाब नहीं हो सकता। जिस किस्म की टीम लगी हुई है उसकी मौजूदगी में तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ना तंजीम है और पीटीआई एज ए पार्टी भी फ्रैंकली स्पीकिंग कोई इफेक्टिव पार्टी नहीं है। इमरान खान साहब की ज़ात ही पीटीआई है, वो अगर खड़े होते हैं या आते हैं सियासत करते हैं तो वो एक अलग बात है। बाकी पीटीआई में कौन ऐसा बंदा जिसके पीछे लोग निकले? तो अब ये तो अचकज़ई साहब के पीछे उन्होंने तो उनको ये इख्तियार मिला हुआ अचकज़ई साहब के पीछे तो पीटीआई वाले नहीं निकलते, मुत्तहिदा ऑपोजिशन जो बाकी दीगर जो इंडोर्स कर रहे हैं इसको। लेकिन बहरहाल अलीमा साहिबा अगर लीड करती हैं, फैसल साहब, अलीमा साहिबा भी तो लीड कर रही हैं, एक तरीके से हर रोज़ मुखातिब कर रही हैं कारकुनान को। देखिए जहाँ तक देखिए ना, आप कल मियाँ वाली में वो गई हैं तो वहाँ पे पंजाब जैसे ही आप एक तो अपने हुकूमत में तो केपी में तो उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे तो किसी में रोक टोक नहीं है। यहाँ पे रोक टोक हुई है, वहाँ पे क्या हाल हुआ है? तो क्या आप पिंडी में बंदे निकाल सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी है ना जी, उस रियलिटी को ऊपर ही आपने बेस करके चलना होता है ना। कि ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं। अलीमा बीबी जो है वो लीड भी कर लें तो उसका अभी मुशर्रफ बीबी ने जब लेके आए थे 15 बंदे तुम्हारे तब शहीद हो गए थे, तब आपने बिल्डअप नहीं किया, पार्लियामेंट से निकलने का वो वक्त था, तब आप लोगों ने कुछ किया नहीं। अब रोज जो है वो लोगों के बच्चों को गोलियों के सामने करना, मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी है कारकुनान की तरफ भी, और इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे मुमकिन नहीं है। ये तो मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है। ये तो हम कल देखते हैं कि किस किस्म का मुजाहरा होता है। वेरी क्विकली आप अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें। एक तो आप और पीटीआई दोनों प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का भी कह रहे हैं, फिर बिलावल साहब को आजकल नून लीग वाले इमरान खान साहब से तशबीह भी दे रहे हैं। सो अब कोई इत्तेहाद बन सकता है पीटीआई के साथ, या कोई आप लोगों की उनके साथ कम्युनिकेशन ओपन हो सकती है? अब सब मैं अल्फियस ये बात कर रहा हूँ कि पीटीआई की हुक्मरान बैठे हुए सीटों पे बैठे हैं, वो नहीं चाहता है कि इमरान खान साहब, आप मुझे बता दो पीटीआई और पीपल्स पार्टी अगर एक हो जाए तो ये हुकूमत 4 दिन गुजार सकती। बिलावल भुट्टो साहब ने पहले ही ऐलान कर चुके कि टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू। अब पीटीआई वाले, कल मेरे साथ इनका वजीर इत्तलात बैठा हुआ था, उसकी गुफ्तगू सुन के वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। इस वजह से वो वजीर बना हुआ है, अगला वजीर आला बना हुआ है, कोई सेनेटर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, प्रिविलेज ले रहे हैं, टीएडीए ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। उनको तो पता है कि इमरान खान बाहर आएगा, इन सबको जो है ना वो लात मार के बाहर करेंगे, क्योंकि जेन्युइन लोग जो फैसल चौधरी जैसे ये बाहर बैठे हुए, जिसकी कुर्बानियां दी, जिसके खान साहब की मुलाकात का पिटीशन मंजूर कराया, वो सारे किए, अब इस बेचारे को भी साइड पे कर दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जाके वो अकरम राजा ने जो ना वो मखसूस जो उनके साथ जो लोग हैं, वकील है, जो बेचारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी नहीं है, और उनके नाम जाके भेज दे। भाई इनका क्या काम है, ये तो वकील भी नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई वाले नहीं चाहते आज पीटीआई वाले पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला ले। खुदा की कसम को मैं पहले भी कह रहा था कि आपको सियासी लोग दरिया पार कराएंगे, आप एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़े। मैं दावे के साथ कर दूं कि पीपल्स पार्टी बड़ी शदीद नाराज है, हमने उल्टी गिनती का ऐलान किया है। पीटीआई को चाहिए था कि ये पीपल्स पार्टी के साथ हाथ बढ़ा है, लेकिन अगर पीटीआई के जो हुक्मरान पार्टी के हुक्मरान लोग हैं वो अंदर से किसी और के साथ हाथ मिला हुआ, तो वो कभी भी इमरान खान सर बाहर नहीं आ सकते। आप देख रहे बाहर आना तो छोड़ दो, अभी तो मुलाकात भी नहीं हो सकती। चलिए कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई को मुफीद रही हो तो ये यकीनी तौर पे आज हमारी सियासत का एक गैर मामूली और दिलचस्प शक्ल इख्तियार कर चुकी है। देखते हैं आइंदा इस हवाले से क्या होता है। कादिर मंदोखेल साहब, फैसल चौधरी साहब और इख्तियार वली खान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।